Dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. आज dear students तुम लोगों के लिए स्टोरी ऑफ पालमपुर लेके आया हूँ, जो कि CBSE इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ विद्यार्थियों का फीडबैक जो आया है कि जो है इंग्लिश वर्जन में कंप्लीट जो है टॉपिक्स इंग्लिश वर्जन ना हो, बल्कि उस इंग्लिश वर्जन में जो है थोड़ा सा जो है देसी लैंग्वेज को जो है उसमें जो है बोला जाए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका फीडबैक हमें मिलने के बाद जो है हम उस पर जो है आपके हिसाब से जो है काम करते हैं, क्योंकि वीडियो का बनाने का ही उद्देश्य ही है कि विद्यार्थियों को एम्पावर करना। हमारा कार्यक्रम ही है फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट और ऑफ द स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों के लिए ही जो कि है हमारा प्रयास है। लेकिन किसी एक वीडियो को जो है आप सुन के जो है आप ये ना सोचें कि हमारा सारा वीडियो जो है एक ही स्टाइल पे होगा, क्योंकि जितने भी जो अलग अलग वीडियो होंगे, अलग अलग टॉपिक होंगे, उसका ओरिएंटेशन जो हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि हर वीडियो का थीम अलग होता है और हर वीडियो का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो हर वीडियो में जो है हमारा एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का फीडबैक जो आया है कि थोड़ा देसी लैंग्वेज को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। तो देखिए जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे झारखंड, बिहार और हमारे जो भारत के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे जो हैं राज्यों के विद्यार्थी हैं जो इवन इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, तो उन्हें तो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से भी जो है उन्हें फ़ायदा है और हिंदी मीडियम में भी पढ़ने से भी जो है फ़ायदा है। दोनों लैंग्वेज में फ़ायदा है और हिंदी मीडियम वाले को भी जो है इंग्लिश पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बहरहाल जिनकी इंग्लिश अच्छी उतनी नहीं है, जो हिंदी मीडियम से या हिंदी बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं हिंदी मीडियम में वीडियो बनाऊं और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश मीडियम में जो है वीडियो बनाऊं। लेकिन हमें कुछ विद्यार्थियों से जो फीडबैक मिला है कि देसी लैंग्वेज को भी जो इसमें हम अडॉप्ट करें, तो ठीक है। हम जब इंग्लिश का टॉपिक आएंगे तो आपके सुविधा के लिए, ताकि आप अच्छे से जो इसको है ग्रास्प कर सके, ग्रहण कर सके और हमारा एक्सप्रेशन भी अच्छा हो, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इंग्लिश के साथ हिंदी भी थोड़ा सा उसमें जो है मिक्सअप करेंगे। फिलहाल आज हमारा जो चैप्टर है हिंदी मीडियम CBSE क्लास 9 का स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर गाँव की कहानी। पालमपुर गाँव की कहानी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है और पालमपुर गांव की कहानी के जो टॉपिक में दिया गया है इकोनॉमिक्स में, इसका क्या उद्देश्य है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चीज़ का जवाब जो है विद्यार्थियों को ढूंढना चाहिए, या विद्यार्थियों को इस प्रकार का जवाब उन्हें दिया जाना चाहिए कि स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर की कहानी का क्या मतलब है। पालमपुर की कहानी से जो है विद्यार्थियों को क्या सीखने को मिलेगा। हमारे जो अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में क्लास 9 में जो यह चीज़ है, पालमपुर की कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को यूँ कहें कि हमें इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, किसी भी चीज़ का उत्पादन कैसे होता है और इन चीज़ का उत्पादन करने में क्या क्या जो है इनपुट्स, क्या क्या आगत जो हमारे लगते हैं, क्या क्या ज़रूरी है। इस पालमपुर के कहानी में केवल हम प्रोडक्शन के बारे में, केवल उत्पादन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस पालमपुर की कहानी को अगर हम पढ़ते हैं और समझ लेते हैं तो हम इस संपूर्ण भारत, लगभग संपूर्ण भारत वर्ष का जो है हम जो दशा है और भारतवर्ष के लोगों, बहुत सारे जो अधिकतर यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे 80% जो लोग हैं, और उसके बारे में जान सकते हैं और भारत अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। और इससे हम केवल अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, ये जो पालमपुर की कहानी जो है इसके माध्यम से केवल हम आर्थिक स्थितियों को भी नहीं जान सकते हैं, बल्कि हम
इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से, पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम भारत के राज व्यवस्था को भी समझ सकते हैं और थोड़ा सा जो है हम इस पालमपुर के कहानी में हम कुछ इतिहास की परंपराओं का झलक भी देखते हैं और हमें जो है हम ये देखते हैं कि इस पालमपुर की कहानी में हमारे जो ऐतिहासिक परंपरा है, जो सामंतवाद जो है औपचारिक रूप से भारत में तो समाप्त हो गया, सरकारी रूप से समाप्त हो गया है और दुनिया के भी लगभग तमाम देशों में जो है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद समाप्त हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सामंतवाद का विरासत अभी भी हमारे भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से जो है झगड़ा हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और किस तरह से हम चुनौती को है दूर करेंगे। तो हम देखिए स्टोरी ऑफ पालमपुर की जो कहानी है, इसमें एक ऐसा गांव है, एक काल्पनिक गांव है। वास्तव में पालमपुर कोई गांव नहीं है। इस गांव में एक ऐसा कल्पना किया गया, एक नाम पालमपुर की कहानी, एक आदर्श गांव पालमपुर नाम रखा गया है। इस नाम जो इस कहानी में दिया गया है, ये गांव जो है हमारे भारत के जो है बहुत सारे गांवों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गांव जो है हमारे भारत का जो है बहुत सारे गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें भारत के जो है बहुत सारे गांव को जो है समझने में हमें हमारे दृष्टिकोण जो है विकसित होता है और हम समझ पाते हैं। और पालमपुर की कहानी के माध्यम से हमारा एक नींव बनता है, हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे विद्यार्थी अर्थव्यवस्था, भारत अर्थव्यवस्था का नींव रख पाएंगे और इस नींव के ऊपर जो है आगे काम कर पाएंगे और भारत अर्थव्यवस्था को और भी अच्छा तरह से और भी समग्रता पूर्वक इसको समझ पाएंगे। इसलिए पालमपुर की कहानी, इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। इसको जो है जहन में इसको डालना, इसको जहन में समा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इसे पालमपुर की कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इसको अगर समझा जाए तो बहुत ही ये मज़ा देता है, बहुत ही एक एहसास देता है और एक समझने की दृष्टिकोण देता है और एक जीवन, यूँ कहें कि एक विद्यार्थी में जीवन देता है। विद्यार्थी या हमारे भारत के बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी जो है कि वो चेतना विकसित नहीं हो पाई है हमारे विद्यार्थियों में, या यूँ कहें कि हमारे भारत के जो बहुत सारे लोग हैं उनमें यह चेतना विकसित नहीं हो पाई है, उसमें वो आत्मविश्वास नहीं हो पाया है, वो आत्मविश्वास और वो हिम्मत नहीं आ पाई है कि व्यक्ति जो है किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। चाहे संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी गांव में रहता हो, चाहे वह झारखंड में रहता हो, चाहे वह बिहार में रहता हो या किसी भी राज्य में रहता हो, अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियां होती हैं और उस चुनौतियों में किस तरह से जो है लोग अपने आत्मविश्वास को, आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, आप जो विद्यार्थी हैं, कल आप लोग जो है इस देश के जो है भावी नागरिक बनेंगे, कर्णधार बनेंगे और इस भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था का जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। क्या आप आने वाला समय में कल भारत के लिए एक बोझ बन जाएंगे? क्या कल आने वाले समय में, भविष्य में क्या आपकी स्थिति और दशा इस प्रकार की होगी कि सरकार को आपके लिए खर्च करने पड़ेंगे, सरकार को आपके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, देश को चिंता करना पड़ेगा आपके लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके बीमारी में या आपके दुर्घटना में या आपके गरीबी में या बेरोजगारी में सरकार जो है खर्च करेगी। चाहे आप कल एक किसान बनेंगे, एक समृद्ध किसान बनेंगे, या कल आप एक वैज्ञानिक बनेंगे, या आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनेंगे, या किसी विभाग में आप सर्विस करेंगे, या आप बिजनेस मैन बनेंगे, या किसी प्रकार का जो है आप एक्टिविटीज़ करेंगे, आर्थिक एक्टिविटीज़ करेंगे। जो भी समकालीन समस्या होगा, आप जिस स्थान में रहेंगे, जिस राज्य में रहेंगे, चाहे झारखंड में रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहेंगे, उस परिस्थिति क्या होगी, परिस्थिति के हिसाब से क्या अपने आप को ढाल पाएंगे? क्या हमारे देश के जो ज़रूरत है, जो भारत का ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल पाएंगे? और क्या आप में एक सृजनात्मकता विकसित हो पाएगी, क्रिएटिविटी विकसित हो पाएगी? क्या आप जो है सशक्त और मजबूत बन पाएंगे? क्या आप आत्मविश्वास से भर पाएंगे, या यूँ कहें कि आप आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन पाएंगे? अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन पाएंगे, अगर आप में जो है व्यक्तित्व का विकास होगा, कौशल का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, आप ऐसा व्यक्तित्व बनेंगे जो ज्ञान के साथ
आप में सृजनात्मक शक्ति होगी, सोचने विचारने की शक्ति होगी और देश की समस्याओं के समाधान के लिए आप में वो कल्पना शक्ति, वो विचार शक्ति होगा और आप एक सोचने वाले, चिंतन मनन करने वाले प्राणी बन पाएंगे। तभी आप इस देश को और भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को, जीवन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप में वो क्षमता विकसित नहीं कर पाए, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, तो आप एक दिन हमारे समाज, हमारे घर के, हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी जो है आज के जो है युवक, आज के विद्यार्थी बोझ बन जाएंगे। तो इस चैप्टर को जो है लाने का उद्देश्य ही यही है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक ज्ञान का जो है सूझबूझ जो है विकसित करना, समझाना कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है, किसी चीज़ का निर्माण कैसे होता है, उस निर्माण में क्या क्या आगत लगते हैं। तो ये चीज़ समझाना इसका उद्देश्य है कि आगत क्या क्या होते हैं जिसके द्वारा जो है प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है, वह जो है सेवा के रूप में भी प्रोडक्शन हो सकता है या व्यापारिक गतिविधि के रूप में भी जो है प्रोडक्शन हो सकता है। स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर की कहानी में जो है मुख्यतः जो है प्रोडक्शन, उत्पादन के संदर्भ में जो है इसमें कृषि व्यवस्था को जो है इसमें संदर्भ के रूप में लिया गया है। कृषि व्यवस्था भारत का जो एक महत्वपूर्ण, एक अभिन्न अंग है, इस बात को जो है इसमें चर्चा किया गया है। भारत में, संपूर्ण भारत में जो है व्याप्त रूप से गरीबी है। उसमें से भी देखते हैं कि जो झारखंड और बिहार में जो गरीबी का स्तर है, देख सकते हैं, इसका भी आप जीता जागता प्रमाण देख सकते हैं। जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो इस राज्य से, हमारे झारखंड और बिहार से मजदूर है दूसरे राज्य चले जाते हैं और किस तरह से जो है उनका जीवन जो है एक संघर्ष में जीवन बन जाता है। देखिए, जो उद्देश्य है हमारे एनसीईआरटी क्लास 9 का उद्देश्य, इस चैप्टर का उद्देश्य है, इस चैप्टर का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वो आग डालना, वो दृष्टिकोण विकसित कर देना, ताकि विद्यार्थी जो है इस चैप्टर से वो ज्ञान विकसित कर सकता है, वो हुनर विकसित कर सकता है, जिससे व्यक्ति जो है एक सशक्त नागरिक बन के उभरे और अपने जीवन में, भविष्य में ही नहीं, अभी ही उसके जीवन में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि विद्यार्थी अपने परिस्थिति का जो है मुकाबला कर सके, चुनौती कर सके और एक नया समाधान ढूंढ सके और विद्यार्थियों में वो आत्मविश्वास आ जाए कि वह अपना मार्ग जो है स्वयं जो है ढूंढ सकता है। तो ये उद्देश्य हमारा इस चैप्टर का है। केवल महज इस स्टोरी ऑफ पालमपुर को पढ़ने का मतलब केवल यही नहीं है कि हमें जो है परीक्षा पास करना है या कुछ जो है हमें मार्क्स लाना है, 98% मार्क्स लाना है, 99% मार्क्स लाना है। मार्क्स लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना ही हमारा उद्देश्य है कि इस चैप्टर को पढ़ के जो है टाइम पास किया जाए और जो है खिस्सा कहानी कहा जाए और खिस्सा कहानी जो है सुना जाए। इस चैप्टर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करने के साथ साथ विद्यार्थियों में वो आत्मविश्वास डालना या विद्यार्थियों को वो चीज़ को सिखाना जिसके द्वारा विद्यार्थी जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाए। ये विद्यार्थी आने वाले समय में चाहे डॉक्टर बनेंगे, चाहे इंजीनियर बनेंगे, चाहे वैज्ञानिक बनेंगे या आईएएस ऑफिसर बनेंगे या कोई बैंक क्लर्क बनेंगे या किसी भी विभाग में जाएंगे, तो किस तरह से अपने इनपुट को जो है बढ़ाएंगे, अपने उत्पादकता को बढ़ाएंगे, इस चीज़ को समझाना जो है इस चैप्टर का उद्देश्य है। बहरहाल इस चैप्टर में जो है हमारा कृषि से संबंधित गतिविधि को लिया गया है। स्टोरी ऑफ पालमपुर में जो है एक काल्पनिक गाँव है, उसका नाम है पालमपुर। तो कहानी स्टार्ट होता है इस पालमपुर से। एक ऐसा गांव है, एक ऐसा आदर्श गांव, एक ऐसा अच्छा गांव है जहां देखते हैं कि जो यहां गांव के लोग जो हैं, अधिकतर लोग जो 75% लोग, 75% लोग इस गांव के लोग जो हैं कृषि व्यवस्था में लगे हैं। तो पहले हम प्रयास करेंगे कि देखिए, एक कल्पना हम करने का कोशिश करते हैं कि एक पालमपुर नामक एक गाँव है और यह गाँव जो है, इस गाँव के जो अधिकतर लोग हैं जो है कृषि कार्य में जो है व्यस्त है, कृषि काम करते हैं। 75% लोग कृषि कार्य को करते हैं और इस गांव के जो है 25% लोग, जो 25% लोग हैं गैर कृषि कार्य करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज हैं। गैर कृषि कार्य क्या होते हैं? गैर कृषि कार्य वैसा कार्य होता है जिसमें जो है लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं। गैर कृषि कार्य में जैसे लोग जो होते हैं डेयरी उत्पादन में जो है, दुग्ध उत्पादन में जो है काम करते हैं। कोई जो है दुकान खोल लेते हैं, राशन का दुकान खोल लेते हैं, विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी खिलौना का, किसी वस्तु का, किसी वास्तुशिल्प का निर्माण करते हैं, सोफा बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं
या कोई भी चीज़ जो है लोगों के जरूरत के लिए किसी भी प्रकार का सामान बनाते हैं, किताब बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ये सारे जो है विनिर्माण सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो है एक्टिविटीज़ हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आर्थिक गतिविधियां हैं। इस गांव के जो है 25% लोग जो है ऐसा काम करते हैं। तो हमने देखा कि ये गांव जो है स्टोरी ऑफ पालमपुर एक ऐसा गांव है, छोटा गांव। इस गांव में जो है, इस गांव का जो है एरिया कितना है, कितना ज़मीन है, इस गांव का जो है ज़मीन है, टोटल ज़मीन जो है 226 हेक्टेयर्स, 226 हेक्टेयर्स ज़मीन में जो है ये गांव पूरा बसा हुआ है। और इस गांव में देखते हैं 226 हेक्टेयर गांव में जो है लगभग 200 हेक्टेयर में जो है ये कृषि काम, इस गांव में कृषि कार्य होता है। मतलब 200 हेक्टेयर ज़मीन में जो है कृषि खेतीबाड़ी होता है। और 26 हेक्टेयर से जो है वहाँ पर जो है इस ज़मीन में क्या है, यहाँ के लोग, उन लोगों का जो है घर बार है, रिहायशी एरिया है, मकान है। तो ये 200 हेक्टेयर ज़मीन इस गांव का जो है, इसमें कृषि का कार्य होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो 200 हेक्टेयर ज़मीन है पूरा ये सिंचित है, इरिगेटेड है, सारा ज़मीन में जो है सिंचाई व्यवस्था बहुत ही बेहतर तरीके से है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये गांव में जो है 200 हेक्टेयर पर खेती होता है और 26 हेक्टेयर पर जो है गांव के लोग रहते हैं। कुल मिला के 226 हेक्टेयर पर यह जो है गांव जो है बसा हुआ है। इस गांव में हम लोग देखते हैं कि टोटल जो इस गांव में परिवार हैं, फैमिली हैं, 450 परिवार से यह गांव जो है बसा हुआ है। और इस 450 परिवार में से जो 1/3 फैमिली, मतलब जो है इसका 150 परिवार ऐसे हैं जो इस गांव में ऐसे लोग हैं जिसके पास किसी प्रकार का कोई ज़मीन नहीं है, और बाकी जो है लोगों के पास जो है ज़मीन है। और ये देखते हैं कि ये गांव जो बसा हुआ है पालमपुर, तो इसमें से जो 450 परिवार है इनके पास ज़मीन है, और 1/3 पीपल है इस गांव के लोग जो हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है। और ये लोग जो हैं एक दलित समुदाय से, एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब ये जो पालमपुर गांव है, हम देखते हैं ये गांव बहुत ही अच्छी तरह से जो है बहुत सारे जो है बड़े गांवों से, कस्बों से बहुत ही अच्छे माध्यम से, रोड के माध्यम से जो है जुड़ा हुआ है। और इस गांव में जो है सिंचाई व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा है, बिजली का भी लगभग जो है सारा गांव में जो है सारे घर घर जो है बिजली है, और बिजली का भी इस्तेमाल जो है सिंचाई में, खेती में बहुत अच्छा तरह से गांव में होता है। पालमपुर का जो गांव है रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से पालमपुर से जो है 3 किलोमीटर दूर में एक गांव है, उसका नाम है रायगंज। उससे बड़ा गांव है, एक कस्बा है, रायगंज से जुड़ा हुआ है। इस बड़े गांव से जुड़े होने से इस पालमपुर के गांव के लोगों को फ़ायदा यह मिलता है कि इस पालमपुर के गांव के लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, फसल जो भी उपजाते हैं, तो ये सामने वाले बड़े गांव में जो है संपर्क करके वहां पर जाके उस गांव वाले, उस बड़े कस्बे में जाके बेच देते हैं। जो अधिशेष अतिरिक्त फसल जो उपजाते हैं उसको उस गाँव में जाके बेच देते हैं, या उस गाँव में और भी दूसरे बड़े शहरों से व्यापारी आते हैं। तो वह गांव जो होता है एक संपर्क का काम करता है, जो बड़े व्यापारियों से संपर्क का काम करता है। उस गांव के थ्रू जो है बड़े व्यापारियों से संपर्क स्थापित करते हैं और अपने गांव का उत्पादन उन व्यापारियों के माध्यम से उसे लेन देन किया जाता है। मतलब उन व्यापारियों का जो है, उन व्यापारियों को है ये गाँव का उत्पादन को बेचा जाता है, चाहे गन्ना हो, गेहूँ हो, आलू हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार का जो है उत्पादन हो जो कि गांव में होता है। जो अधिशेष, जो ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उसको ले जाकर बेचा जाता है, जो इस पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर में है। और इस रायगंज से थोड़ा सा दूर में जो एक शहर है जिसका नाम है शाहपुर। ये बड़ा शहर है जहाँ पर जो है विनिर्माण का काम जो है थोड़ा बड़ा स्तर पर होता है, व्यापार जो है बड़े स्तर पर होते हैं। और उस गांव से, उस शहर से, बड़े शहर जो शाहपुर से जुड़े होने के कारण जो होते हैं यह गांव के लोग जो है व्यापार कर सकते हैं। और शाहपुर से और ये जो रायगंज से जुड़ने से जो होता है वहाँ से भी जो है बहुत सारे सामान, गैर कृषि उत्पादक जो गैर कृषि से संबंधित सामान हैं, उस सामान को लाके जो है इस गांव के लोग जो होते हैं दुकानों के माध्यम से बेचते हैं, या यूँ कहें कि हमारे पालमपुर ये गांव के लोगों की ज़रूरत को जो है पूरा करते हैं। तो हम देखते हैं कि पालमपुर जो है बहुत ही अच्छे तरह से जो नज़दीकी जो है रायगंज से
जुड़े होने के कारण और फिर जो है शाहपुर से जुड़े होने के कारण जो होता है बहुत सारा जो इस गांव को लाभ मिलता है, जो आर्थिक क्रियाकलापों में इन्हें बहुत ही सुविधा मिलता है और इस गांव के लिए अच्छा है। तो हम यह देख रहे हैं, अब पालमपुर में देख रहे हैं कि ये पालमपुर की गांव के जो लोग हैं, जो 75% लोग जो हैं कृषि कार्यों में जो है इन्वॉल्व्ड हैं। हम देखते हैं कि इस गांव में ज़मीन का जो है वितरण किस प्रकार का है। तो इस गांव में जो है 250 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो है 2 एकड़ से ज़मीन कम है, और इस गांव में जो है 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो है 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, और बहुत ही कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 एकड़ या 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। तो हम देखते हैं कि ज़मीन के वितरण में भी किस प्रकार के असमानताएं हैं, और यहाँ के लोग जो होते हैं पालमपुर के गांव के लोग जो हैं 2 स्तर में बढ़ गए हैं। एक ऐसे किसान जो छोटे किसान हैं जिसके पास ज़मीन है तो बहुत कम है या ज़मीन नहीं है। तो ये किसान ज़मीन जिसके पास कम है, ज़मीन कम होने के कारण जो है ये अपने जीवन का निर्वाह अपने ज़मीन से नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए कृषि के अलावा भी जो है मजदूरी करना पड़ता है, दूसरा काम करना पड़ता है, फैक्ट्रियों में या किसी के यहाँ काम करना पड़ता है या दूसरे के खेतों में जाके काम करना पड़ता है। एक ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, उन्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो है दूसरे के खेतों में, दूसरे के ज़मीन में जाके काम करना पड़ता है, या दूसरे के घरों में, दूसरे के जो है विनिर्माण क्षेत्रों में या दूसरे के फैक्ट्रियों में, कारखानों में या दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है। तब जाके जो है अतिरिक्त आय कमाने के बाद जो है अपना परिवार का या अपना घर का जो है भरण पोषण कर पाते हैं। मतलब जो है इनकी आय उतनी नहीं है, उनकी ज़मीन से जो है उतनी आय नहीं हो पाती कि उनका परिवार चल सके, उनका परिवार का जो है पेट जो है पल सके। कारण ये है कि ये जो किसान हैं, इन किसानों के पास जो है ज़मीन का जो है टुकड़ा बहुत ही छोटा है या ज़मीन बहुत कम है। वहीं पर इस गांव के जो है बहुत सारे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बड़ा है। ज़मीन ज़्यादा बड़ा होने के कारण या ज़मीन ज़्यादा होने के कारण इन किसानों के पास ज़्यादा उपज है, ज़्यादा उत्पादन है, और ज़्यादा उपज करने से, ज़्यादा उत्पादन करने से जो है इनकी आय जो है बढ़ जाती है और अपने जीवन का जो है ये सुधार कर सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं। कृषि काम करते हैं, कृषि का उत्पादन करते हैं, तो कृषि का उत्पादन में बहुत सारे आगतों का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे इनपुट का ज़रूरत पड़ता है। ये सारे आगत क्या हैं? जैसे कृषि करने के लिए किसानों को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पूंजी का ज़रूरत पड़ता है। किसानों को खेती करने के लिए बीजों की आवश्यकता पड़ती है, बीजों को खरीदना पड़ता है, हल को खरीदना पड़ता है, बैल को खरीदना पड़ता है, ट्रैक्टर को खरीदना पड़ता है, हार्वेस्टर को खरीदना पड़ता है, थ्रेसर को खरीदना पड़ता है, विनोइंग मशीन को खरीदना पड़ता है, पंप सेट को खरीदना पड़ता है, ट्यूबवेल्स को खरीदना पड़ता है, और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक खाद, ये सब जो है इनको भी जो है खरीदना पड़ता है। ये सब चीज़ जो है इनको जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है खेती करने के लिए। इन सब के अलावा भी जो है लोगों को जो है मानव श्रम का ज़रूरत पड़ता है, मतलब लोग जो हैं काम कर सके। तो इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल अकुशल मजदूर होते हैं, लोग होते हैं, उसमें जो है कुशलता उतनी नहीं होती है, नॉलेज या ज्ञान उतना नहीं होता है। और एक होते हैं जो स्किल्ड या कुशल लोग होते हैं, कुशल मजदूर या कुशल काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। कृषि करने के लिए भी बहुत सारे आगत का, इनपुट्स का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें से जो है एक वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी वैसी पूंजी होती है किसानों को, जैसे कच्चा माल, जैसे कुम्हार के लिए कच्ची मिट्टी, या फिर या कह सकते हैं वेबर के लिए, बुनकरों के लिए कच्चा धागा, ये सब जो है हमारा कार्यशील पूंजी है। उसके बाद जो कैश, रुपया जो है वो भी एक कार्यशील पूंजी है, क्योंकि इसे कार्यशील पूंजी इसलिए कहा गया है कि ये कच्चा माल जो है या रुपया किसी भी चीज़ को करने में या कृषि को काम करने में ये रुपये खर्च हो जाते हैं।
अर्थात इस रुपये में परिवर्तन हो जाता है या रुपया नहीं रहता या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये बाद में जो है लाभ या हानि में उसे परिवर्तित हो सकता है, इसीलिए इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो कृषि काम करने के लिए भी, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए भी जो है उसे कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्यशील पूंजी है कच्चा माल और कैश। तो कार्यशील पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो लोग कहाँ से लेते हैं, साहूकार से लेते हैं या किसी मित्र से लेते हैं, किसी संबंधी से लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं। यह अलग वाली बात है कि अधिकतर जो है गरीब किसान होते हैं, उनकी समस्याएं और भी जटिल है, क्योंकि उनके पास ज़मीन कम है, उत्पादन कम है, उनके पास जो है जमा संचय नहीं हो पाता है, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उसे आसानी से कहीं कर्ज लोन नहीं मिल पाता है। और कभी कभी इस मजबूरी के चलते ऐसे लोग जो होते हैं, मजबूर गरीब किसान जो होते हैं, किसी साहूकार के चक्कर में फंस जाते हैं, किसी जो है लैंडलॉर्ड के चक्कर में फंस जाते हैं और वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर पर जो है उन्हें जो है सूद पर ब्याज पर जो है उन्हें रुपया उधार दे देता है और इस कर्ज के जाल में, इस कर्ज के जो है मकर जाल में वे फंस जाते हैं गरीब लोग और वे पीसते चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो पीसते चले जाते हैं और इस कर्ज के जो है बोझ से वे निकल नहीं पाते हैं और इस कर्ज के बोझ में ही बहुत सारे लोगों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस कर्ज के जाल से किस प्रकार जो निकला जा सकता है उसका झलक भी, उसकी कुछ ज्ञान भी हमें इस चैप्टर में हमें मिलता है। उसके बाद जो है अस्थाई पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई पूंजी की भी जरूरत पड़ती है। अस्थाई पूंजी वैसी पूंजी होती है जो लंबे समय तक जो है टिका हुआ रहता है, जैसे भवन, जैसे जनरेटर, वाटर पंप, मतलब बहुत लंबे समय तक वह अस्थायी रूप से बना हुआ रहता है, इसलिए बोलते हैं इसे अस्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल। तो इन्हें भी, इसका भी ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा मानव पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन कैपिटल। मानव कैपिटल में जो लोग होते हैं अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर, कुशल कारीगर या जो लोग जो होते हैं कुशल नहीं होते हैं, उनका भी ज़रूरत जो है इसमें पड़ता है। मध्यम वर्गीय या मध्यम या जो है बड़े या बृहद जो है किसान है, मतलब वैसे किसान जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, उपज ज़्यादा होता है, उनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में उनके पास धन रहता है, सेविंग रहता है, उनकी हालत अच्छा है और वे जो है हर दूसरे साल भी जो होता है अच्छा रूप से जो कृषि कर सकते हैं और लाभ कमा रहे हैं। इस गांव में जो कृषि हम जो देखते हैं, सबसे बड़ी बात इस गांव में जो है कृषि सालों भर होती है। इस गांव में जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार की खेती होती है और कम से कम जो है 2 प्रकार की खेती तो गांव के जो है अधिकांश लोग करते हैं। इस गांव में जो देखते हैं कि खरीफ का जो फसल होता है इसमें जो है ज्वार और बाजरा उगाया जाता है और ये ज्वार और बाजरा भी जो है खरीफ का जो फसल है यह पशु चारे के रूप में, मवेशियों के चारे के रूप में, मवेशियों के भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये खरीफ का फसल और खरीफ के फसल के अलावा इस गांव में हम देखते हैं कि रबी का फसल भी इसमें जो है उगाया जाता है, जिसमें से गेहूं और उसके बाद जो है इस गांव में जो है आलू का भी प्रोडक्शन हम देखते हैं। इस गांव में जो है हम बाजरा का भी प्रोडक्शन देखते हैं, बाजरा भी उपजता है, आलू भी उपजता है और इस गांव में जो है गन्ना का भी जो है उत्पादन होता है और यह गन्ना का उत्पादन जो है लगभग जो है सालों भर होता है और अगस्त से अक्टूबर तक भी देखते हैं इस गांव में जो है आलू का प्रोडक्शन इस गांव में जो है किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं इस गांव में लगभग सालों भर जो है कृषि का जो है कार्य होता है और फसल जो है इसमें उपजाया जाता है। इस गांव में जो है बहुत सारे ऐसे मजदूर भी है जिसका वर्णन है, जैसे डाला जैसे मजदूर का भी इसमें वर्णन है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। रामकली भी एक महिला मजदूर है जिसकी भी अच्छी स्थिति नहीं है। वे लोग ये डाला जो मजदूर हैं, किसान मजदूर हैं
और ये जो रामकली किसान मजदूर हैं आपस में भी बात करते हैं, अपनी आर्थिक दैन्यता के बारे में किस प्रकार बात कर रहे हैं कि किस प्रकार उनका आर्थिक शोषण हो जाता है, उन्हें जीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिलता, धन नहीं हो पाता, उनकी जीवन जो है कितनी कठिनाई से गुजरती है। रामकली ये महिला मजदूर जो है यहाँ तक कहते हैं कि हमें जो है महीना में जो यहाँ तक कहते हैं कि साल भर में हमें कभी कभी पिछले साल तो यह है 5 महीने भी काम नहीं मिल पाए हैं। और समय के साथ ये लोग चर्चा करते हैं कि अब गांव में भी जो है आधुनिक औजार और टेक्नोलॉजीज जो बड़े किसान जो है खरीद के ले आए हैं, जिससे जो है अब कृषि कार्य में तो और भी बेरोजगारी हो जाएगी। इस गांव में मजदूरी भी देखते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। इस गांव में मजदूरों का शोषण भी इस तरह से होता है कि जो लोग मजदूर हैं, जो सरकारी दर है मजदूरी का, जैसे हम देखते हैं 2011 के आंकड़ा जो पुस्तक में दिया हुआ है, जो मजदूरी दर 110 रुपये हैं मजदूरों को दिया जाना चाहिए सरकारी दर के अनुसार से। यहाँ पर क्या होता है, किसानों का मजदूरों का शोषण किया जाता है और यहाँ पर 110 रुपया नहीं देके 80 रुपया जो है उन्हें दिया जाता है। बहरहाल हम बहुत सारे पुस्तकों में ये भी देखते हैं आंकड़ा, यहाँ पर पुराना आंकड़ा 2003 का जो आंकड़ा है 100 रुपया सरकारी दर है और इन्हें कितना मिलता है, 60 रुपया मिलता है। तो आंकड़ों के पचड़े में नहीं जाएं, अलग अलग जो है किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। बहरहाल हमें इतना समझना है कि इस गांव में जो है किसान के साथ मजदूरों के साथ शोषण होता है। और किसान और मजदूरों के साथ शोषण क्यों होता है? इसलिए होता है कि गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, अर्थात इस गांव में जितना काम है, काम से ज़्यादा यहाँ लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो काम करने वाले लोगों में भी इतनी प्रतिस्पर्धा है कि वह कम से कम जो है मूल्य पर, कम से कम रुपये पर जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपस में काम पाने का होड़ और मजबूरी है, जिसका फायदा जो होता है बड़े किसान या जो बृहत किसान है या मध्यम किसान उठाते हैं। कहने का मतलब है जो धनी व्यक्ति, समृद्धिशील व्यक्ति हैं, इन मजबूर लोगों का जो है शोषण करते हैं, क्योंकि अगर ये कम कीमत पर भी अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो कोई दूसरा और कर लेगा। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है। तो कहने का मतलब है कि ये भी विद्यार्थियों को समझाना है कि ये शोषण जो होता है, इस शोषण को जो है, इस शोषण से इन्हें मुक्ति कैसे दिया जा सकता है, इस पर जो है विद्यार्थियों को चिंतन मनन करना चाहिए। और आने वाले समय में आप जो है विद्यार्थी हैं, देश का भविष्य बनेंगे, तो किस प्रकार से जो है आप इस देश को चलाएंगे। तो ये चीज़ जो है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाना है, ताकि हम जो है भारत का निर्माण जो है एक अलग तरीके से कर सके, एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और भी हम देखते हैं कि इस गांव में एक उदाहरण है, एक सविता एक मजदूर है, एक ऐसा छोटा किसान है जिसके पास जो है बहुत ही कम मात्रा में जमीन है, जिससे उसके जीवन का निर्वाह नहीं हो पाता है। ये सविता नाम की जो महिला होती है, अपने छोटे से जमीन पर जो है ये विचार करती है कि हम जो है अगले साल जो है हम इस पर फसल जो है उपजाना चाहते हैं। तो फसल उपजाने के लिए उन्हें बहुत सारे पूंजी का जरूरत है और बहुत सारे औजारों का उसे ज़रूरत है। तो ये कुछ औजार और पूंजी कहाँ से प्राप्त होंगे? तो इसके लिए यह जो सविता नाम की महिला है, यह जो है कर्ज लेने के बारे में सोचता है। तो ये पालमपुर में एक थोड़ा धनी किसान, एक बड़े किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है, ये है तेजपाल सिंह। तो ये तेजपाल सिंह से जो है ये सविता जो है जाके उन्हें कर्ज मांगती है। तो तेजपाल सिंह कर्ज तो देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कर्ज जो होता है, कर्ज बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पे उन्हें कर्ज मिलता है, 24% ब्याज, 24% इंटरेस्ट, और वो भी 4 महीना के लिए। इसके अलावा भी उन्हें जो है शर्त थोप दिया जाता है कि जब तेजपाल सिंह का खेत में जब कटाई का समय आएगा तो उन्हें 35 रुपया दर पर जो है उसे रोज़ मजदूरी के दर पर उसके खेत में काम करना पड़ेगा। जहां सरकार का जो है सरकारी दर 100 रुपया रखा गया है 2003 के आंकड़े के हिसाब से, तो 35 रुपया पर जो है उसे उसके खेत में काम करना पड़ेगा, तभी उसे कर्ज मिल पाएगा। और इस जो है समझौता पर जो है वो कर्ज ले लेती है। और यह सविता सोचती है कि पता नहीं क्या होगा, इस कर्ज को हम इस 24% रेट का जो ब्याज किस प्रकार से आप चुका पाएंगे। चूँकि ये जो सविता महिला है, इनका जो है पहले से इनके जो है 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें देखभाल करना पड़ता है घरों में इन बच्चों को। इसके साथ है जो ये अपने खेतों में भी थोड़ा सा खेत का ध्यान देंगे, खेत का काम करेंगे।
उसके बाद किस प्रकार से वो अपने समय को बचा पाएंगे ताकि जो है तेजपाल सिंह के खेतों में जाके काम कर सके, उसके फसल की कटाई कर सके। और समझने वाली बात है, ये दुर्दशा और ये विकट स्थिति, ये समस्या, इसका भी चर्चा है। पालमपुर का एक किसान जिसका नाम है गोविंद, तो समझने की बात है कि उस समय गोविंद के पास जब जमीन थी 2.25 हेक्टेयर्स, तो उसका जीवन नहीं निर्वाह हो पा रहा था। अब उनके बच्चे, 3 बच्चे जो 0.75 और 0.75 हेक्टेयर्स में जमीन बट गया है, तो कैसे उसका जीवन निर्वाह हो पाएगा। तो ये उनके बच्चे भी जो है उन्हें मजबूरी में जो है उन्हें मजदूरी करना पड़ेंगे या अपने काम के लिए जो है किसी शहर में जाना पड़ेंगे और पलायन करने पड़ेंगे। उत्तर बिहार का इसमें रेफरेंस दिया गया है कि यहाँ पर एक गांव है मंझोली और गोसाईपुर, इसमें जो है 850 परिवार ऐसे हैं जिनमें से जो है 250 जो लोग हैं मजदूरी में जो है काम करने के लिए है बिहार से पलायन कर गए हैं, दूसरे बड़े शहर चले गए हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा, नागपुर इत्यादि बड़े बड़े शहर, बेंगलोर जो काम करने के लिए चले गए हैं। भारत में जो कृषि व्यवस्था है, हम देखते हैं कि 1960-1970 के बाद से जो है इसमें जो है आधुनिक प्रणाली को अपनाया गया। भारत में 1960 से पहले और हमारे जो परंपरागत तरीके से भारत में कृषि व्यवस्था होता था, जिसमें से सिंचाई पद्धति का एक साधन था पर्शियन व्हील, एक रहट पद्धति होता था, जिसके द्वारा से पानी जो है कहीं किसी गड्ढे से या किसी कुआं से जो है एक चक्री के माध्यम से, जैसे बैल या मवेशी के माध्यम से उसे घुमाकर उसे जो है कुएं से पानी निकाला जाता था, और इसमें समय ज़्यादा लगता था और जो है पानी कम मिलता था। लेकिन जो है आधुनिक तरीके से जो खेती का प्रारंभ हुआ, जिसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का इस्तेमाल हुआ और ट्यूबवेल्स का, बिजली से चलने वाला वाटर पंप का जो इस्तेमाल जब कृषि में होने लगा, तो कृषि में भी जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। और भारत अर्थव्यवस्था के कृषि में जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है जैसे आधुनिक बीजों का इस्तेमाल हुआ, आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल हुआ। आधुनिक बीजों में से HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये मॉडिफाइड सीड्स हैं। इन मॉडिफाइड सीड्स के द्वारा जो है हमारा कृषि का जो प्रोडक्शन, कृषि का उत्पादन ज़्यादा हुआ। अब उतना ही जमीन में, उतना ही समय में अब हमारे पास जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ भारत में, जिससे कृषि में क्रांति आई और हरित क्रांति हुई। कृषि में 1970 से भारत में देख रहे हैं कृषि में प्रगति हुई, दलहन में भी प्रगति हुई और तिलहन में भी जो है प्रगति हुई है। हम देखते हैं दलहन में जैसे दाल वगैरह का प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाया है, वहीं पर चावल वगैरह का प्रोडक्शन में, गेहूं वगैरह का प्रोडक्शन में वृद्धि उसके तुलना में ज़्यादा है। अब वहीं देखते हैं कि जहां परंपरागत तरीके से जो खेती किया जाता था, तो प्रत्येक हेक्टेयर फसल की उपज होती थी 1300 किलोग्राम, और आधुनिक तरीके से जो खेती प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है बढ़कर हमारा उपज हो गया 3200 किलोग्राम, मतलब डिफरेंस हुआ 1900 किलोग्राम का वृद्धि हुआ है। कहने का मतलब है कि परंपरागत तरीके से आधुनिक तरीके में परिवर्तन से हमारा जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात, प्रोडक्शन जहां पर ज़्यादा हुआ है, वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई है। जैसे अत्यधिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का, उर्वरकों का प्रयोग के चलते हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई है, जिसके चलते अब हम देख रहे हैं कि उसी समय में और उसी जमीन में हमारा उपज अब कम हो गया है। एक सबसे बड़ा समस्या हमारे कृषि व्यवस्था में अत्यधिक उर्वरकों का, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा प्रयोग के चलते हमारा मिट्टी का गुणवत्ता खराब हुआ है। उर्वरकों से हमें अल्प अवधि में तो फसल की पैदावार ज़्यादा मिल गई, लेकिन ये उर्वरक जो हैं ये मिट्टी में जो है, मिट्टी में वह ग्रहण
नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते है ये उर्वरक जो है मिट्टी से बाहर निकल के जो है ये जल में प्लावित हो जाते हैं और ये इस तरह से जो है दूसरे जल के साधनों को और दूसरे मिट्टी को भी जो है ये जो है जहरीला बना देते हैं, ये खराब कर देते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स उर्वरकों के इस्तेमाल से जो है जहाँ एक और हमें पैदावार तो ज़्यादा मिला, वहीं पर जो है हमारे मिट्टी में समस्या आ गया और इस तरह से जो हमारा मिट्टी बहुत ही दूषित और जहरीला और ख़राब हो गया। तो हमें इस पर समझने की ज़रूरत है, हमें अपने तरीक़ों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमें आधुनिक तरीक़ों में से जो है HYV सीड्स के अलावा हमें थोड़ा सा जो है हमें ऑर्गेनिक कृषि की ओर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और नई तकनीकी और नई प्रौद्योगिकी को जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि इन समस्याओं से, इन चुनौतियों को जो है हम दूर कर सकें। हम देखते हैं कि आधुनिक तरीके से जो खेती का प्रारंभ जो सबसे पहले भारत में होता है, ये जो 3 राज्य ने पहले इसको अपनाया है। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये हरियाणा के जो है राज्य हैं, पहले जो है आधुनिक पद्धति से जो है कृषि को अपनाने वाले राज्य हैं, उर्वरकों का जो है इस्तेमाल करने वाले राज्य हैं। और आज हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा, आज भारत की जो मिट्टी, सबसे ज़्यादा कृषि व्यवस्था, सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी और जो उनके जो है भूमि जो आज सबसे ज़्यादा जो है खराब हुआ है, सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त हुआ है, वो पंजाब की जो है मिट्टी और भूमि जो है समस्याग्रस्त हुई है। कारण है कि यहाँ अत्यधिक मात्रा में जो है उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें इस प्रकार के अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से बचना होगा और नई आधुनिक पद्धति को अपनाना होगा और नए नए अच्छे खोज करने होंगे, जिससे हम अपने कृषि का पैदावार को बढ़ा सकें और स्वस्थ ढंग से हम इसको कर सकें। इसी क्रम में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जैविक कृषि को जो है आज विश्व के बहुत सारे देशों ने अपनाया है और हमें भी इस चीज़ को अपनाने का ज़रूरत है। जहाँ आधुनिक पद्धति में अच्छे अच्छे औजारों, तकनीकों के अपनाएं, उसी के साथ हम जो हैं ऑर्गेनिक कृषि को भी और अनुसंधान को भी जो हम बढ़ावा दें और इस प्रकार से हम अपने आप को जो है उस स्तर पर ले जा सकते हैं जहाँ से समस्या कम होगा और अपना समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इस गांव में जो है एक मिस्री लाल का व्यक्ति है। मिस्री लाल का व्यक्ति जो है क्या करते हैं, मिस्री लाल का व्यक्ति जो है एक थ्रेसर मशीन लेते हैं, जिसके द्वारा जो है गन्ना को जो है ये शुगर थ्रेसिंग मशीन लेते हैं और गन्ना को पिरोते हैं और गन्ना को पिरो के ये क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं। गुड़ बनाने के बाद जो है ये नज़दीकी जो है बड़े कस्बे जो रायगंज है, शाहपुर है, वहाँ के व्यापारियों को बेचते हैं और उससे भी ये लाभ कमाते हैं। इन्हें भी जो है इन गन्ना की जो उत्पादन है, इसमें भी उन्हें बहुत बड़े जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक और भी किसान है इस गांव में, जिसका नाम है किशोर। उनको देखते हैं कि ये किशोर जो होते हैं एक मवेशी खरीदते हैं, भैंसा खरीदते हैं और इससे जो है उन्हें दुग्ध उत्पादन होता है। दूध को जो है ये उत्पन्न करते हैं और इस दूध को जो है ज़्यादा दूध को वे क्या करते हैं कि हम जो डेयरी होते हैं, दुग्ध जो शाला होता है, वहाँ पर जाके दूध को ये बेचते हैं और उससे से कुछ धन कमाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। इसके अलावा भी ये जो मवेशी खरीदे हैं ये किशोर, ये एक बैलगाड़ी जो है एक गाड़ी बनाए हैं और खाली समय में इस गाड़ी को जो है इस जो मवेशी से जोड़कर जो है दूसरे आर्थिक काम करते हैं। जैसे उसके गांव से नज़दीक दूर में गंगा का एरिया पड़ता है, उस गंगा का एरिया से उस गांव के जो कुम्हार लोग होते हैं जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो मिट्टी गंगा के एरिया से उस गांव को लाना पड़ता है। तो गंगा के एरिया से मिट्टी उस कुम्हार के लाते हैं और उसके एवज में कुछ पैसे कमाते हैं और उस गांव से गांव के जो फसल या वस्तु है, जैसे गुड़ है जिसको जैगरी कहते हैं, या और भी पदार्थ जो होता है उस गांव पालमपुर से जो है नज़दीकी जो है कस्बा रायगंज या शाहपुर जो है ले जाने का जो है भाड़े पर उन्हें
काम मिलता है, इससे भी जो है वो आय कमाते हैं और इस प्रकार से जो है अपना वह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग कामों में जो है व्यस्त हैं। इस गांव में जो है इस 75% लोगों के अलावा हम देखते हैं कि 25% लोग जो होते हैं गैर किसी काम में व्यस्त हैं। एक महत्वपूर्ण काम इस गांव में जो है संपूर्ण गांव का जो है 200 हेक्टेयर में कृषि कार्य होता है और 26 हेक्टेयर में जो है लोग जो है रिहायशी एरिया है, घर है, मकान है। तो टोटल जमीन इस घर में कितना हो जाता है 226 हेक्टेयर। इसको ध्यान रखना है। इसका प्रश्न भी जो है इसमें पूछा गया है कि गांव में कुल कितने जमीन है, तो 226 हेक्टेयर। और कृषि कार्य में लगा हुआ कितना जमीन है, तो 200 हेक्टेयर। और गैर कृषि कार्य में कितना जमीन है, तो 26 हेक्टेयर। और इस गांव में कितना भूमि है जिस पर सिंचाई होता है, तो संपूर्ण भूमि पर सिंचाई होता है। मसलन 40%, लगभग 40% से कुछ कम भूमि पर जो होता है इस गांव में जो है, इस गांव के जो है भूमि पर सिंचाई होता है। 40% या 40% से कम, मतलब 40% भी उसे कह सकते हैं। अब 25% लोग जो है इस गांव के जो है गैर कृषि काम में लगे हैं, जैसे दुकान खोले हुए हैं, छोटा कारखाना खोले हुए हैं, छोटा कुछ विनिर्माण उद्योग खोले हैं। सबसे बड़ी बात है जो कारखाना या विनिर्माण उद्योग खोले हैं, विनिर्माण कारखाना खोले हैं, इसमें बहुत बाहर से मजदूर नहीं मंगाते हैं, बहुत स्किल्ड या बहुत ही जो है कुशल मजदूर नहीं मंगाते हैं, बल्कि ये खुद ही या अपने परिवार के लोग मिलके ही जो है कुछ किसी भी चीज़ को बना लेते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर लेते हैं। छोटे छोटे कारखाने हैं, जैसे पापड़ बनाने का कारखाना हो सकता है, अगरबत्ती बनाने का कारखाना हो सकता है, या इस तरह का छोटा छोटा बर्तन बनाने का कारखाना हो सकता है। और एक इस गाँव में एक करीम नामक व्यक्ति की भी कहानी है। ये करीम एक ऐसा युवक है, एक पढ़ा लिखा युवक, जो अब देख रहे हैं कि इस गांव में ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि गांव से जो दूर है, गांव से दूर एक शहर जो शाहपुर है, वहां पर जो है कॉलेज खुला हुआ है और वहां पर जो है अब तकनीकी शिक्षाएं दी जा रही हैं। और अब इस गांव के लोग भी जो हैं, इस गांव के विद्यार्थी भी जो हैं पढ़ने के लिए जो हैं कंप्यूटर के ज्ञान को लेने के लिए, कंप्यूटर को शिक्षा लेने के लिए ये जो पास के जो गांव है ये शाहपुर जा रहे हैं। तो ये करीम व्यक्ति जो है, इन्होंने जो है कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में इन्होंने अपना डिग्री लिया है, शिक्षा लिया है। अब इन्हें एक विचार आया, क्यों ना गांव के जो बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, अगर गांव में ही जो है एक कंप्यूटर का पाठशाला खोल दिया जाए, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, तो करीम जो होते हैं उनका एक घर होता है, रोड के पास ही उसका एक घर है। उस रोड के पास जो घर है वो रोड सीधे जो शहर की ओर जाती है। तो अब वहाँ पर जो है करीम ने एक जो है कंप्यूटर जो है शैक्षणिक संस्थान खोल दिया है। और गांव में ही 2 पढ़ी लिखी महिलाएं जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री है, उन्हें जो है काम पर रख लिया है। अब कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में ही उन्हें जो है बच्चों को सिखाने के लिए काम दे दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस गांव में जो है विभिन्न प्रकार के जो है गतिविधियां हो रही है, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। मुख्यतः 75% लोग इस गांव के जो हैं कृषि कार्य में जो है व्यस्त है, कृषि काम को करते हैं। और 25% जनसंख्या जो है इस गांव के लोग जो हैं गैर कृषि काम को जो है कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है गांव में बहुत सारे व्यक्ति अब हो रहे हैं कि इसमें कि तीर्थक सेक्टर का जो है तीर्थक क्षेत्र का काम, जो सेवा क्षेत्र का काम है उसको कर रहे हैं। तो इस गांव में भी देख रहे हैं प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के लोग जो हैं काम कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में भी लोग काम कर रहे हैं और तृतीयक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर कितने प्रकार के लोग हैं। ये गाँव फिर भी जो है इतना सारा समस्या होने के बाद भी, इतना सारा चुनौतियां होने के बाद भी एक गांव के लोग हैं कितने अच्छे तरह से जो है गांव का जो है संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के लगभग सारे भूमि पर जो है कृषि कर रहे हैं। इस गांव में जो है बिजली व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा तरह से है, जिसके चलते इन गाँव वालों को फ़ायदा मिला है सिंचाई में और भी कामों में। इसके अलावा जो है ये गाँव पालमपुर जो है बहुत अच्छी तरह से नज़दीकी बड़े गाँव से जुड़ा है, रायगंज से जुड़ा है, नज़दीकी जो है बड़े शहर से जुड़ा हुआ है, शाहपुर से जुड़ा हुआ, जिसका फ़ायदा इन गांव वालों को मिला है। बाहर से जो है
बाहर के व्यापारी इस सड़क मार्ग के माध्यम से अच्छी तरह से इस गांव के लोगों से संपर्क कर पाते हैं और बाहर से भी बहुत सारे सामान ला पाते हैं। गांव के लोग छोटे छोटे दुकान कारखाना खोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ के भी लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, कृषि काम कर रहे हैं, उसको भी जो है इस सड़क के माध्यम से जो ले जाके बेच रहे हैं। ये सारे सड़क इनके गांव बहुत ही अच्छी तरह से यातायात का साधन है। बैल गाड़ी है, जीप चल रहे हैं, टांगा चल रहे हैं, सवारी वाहन चल रहा है, जिसके माध्यम से लोग जो हैं नज़दीकी शहर में अच्छी तरह से आ जा सकते हैं और सामान को है ढुलाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस व्यापार अच्छा तरह से कर सकते हैं, कृषि का काम हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिला है और यहाँ पर देखने को मिला है कि हमारे साथ जो हमारे भारत किसानों के साथ समस्याएं क्या है। बहुत सारे जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके पास ज़मीन कम है, पूंजी कम है, कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाता है, शिक्षा नहीं हो पाता है और अंततः वह जो है गरीबी के चक्र में जो है फंसे रह जाते हैं और इस गरीबी के चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो ये सारे समस्याएं जो है हमारे भारतीय किसान के सामने हैं। वहीं पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं गैर कृषि कार्य में भी जो है कर रहे हैं और व्यस्त हैं और जो है हमारे गांव के अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और भी बहुत सारे नवयुवक धीरे धीरे जो पढ़े लिखे हैं वे जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं और इस तरह से कोचिंग संस्थान खोल रहे हैं, जिससे वे अपनी ही आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने गाँव के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और गाँव के लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ वे अपने राज्य और अपने इस देश को जो है विकसित कर रहे हैं और इस देश को जो है विकसित विकास के मार्ग में ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये पालमपुर, ये काल्पनिक गांव, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी गांव से मिलता जुलता एक गांव है, इसके माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे अर्थव्यवस्था में कृषि के उत्पादन के लिए किस तरह से इनपुट का जरूरत पड़ता है, जिसमें से जो है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, अस्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी और भी बहुत सारे इनपुट्स का किस तरह से जरूरत पड़ता है। और ये समस्याएं लगभग हमारे संपूर्ण भारत में इसी प्रकार की समस्याएं हैं। भारत में जो 70% 80% जो लोग हैं इस तरह से जो है कृषि काम में या मजदूरी करने के लिए विवश है या गरीबी में जो है जीवन जी रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम अपने भारत अर्थव्यवस्था को समझेंगे और हम एक हल निकालने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने भारत को जो है हम उन्नत कर सकते हैं और हम अपने जीवन को जो है हम विकसित कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कृषि कार्य भी करते होंगे, कृषक परिवार से भी होंगे। तो आप जो है अपने कृषि में कैसे अच्छा कर सकते हैं, कृषि काम को किस तरह से उसका हम उत्पादन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, किस तरह समस्या का समाधान कर सकते हैं और इस समाधान को करके किस तरह से भारत के लिए एक अच्छा रास्ता खोज सकते हैं। कृषि के अलावा किस तरह से आप जो है शिक्षा में विकास कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा जो है पद प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IPS IAS बन सकते हैं या बड़े से बड़े जो है सरकारी पद में जा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो है इस चैप्टर के माध्यम से इसका जानकारी मिलेगा। इसके अलावा भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ है जिस चीज़ पर जो हमें नज़र डालने की जरूरत है और इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। विद्यार्थी डिमांड करते हैं कि जो है थोड़ा जो है लेक्चर का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो समय के भी पाबंदी है। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अब जो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद for watching and being with us, AK Study Center. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Thank you. Jai Hind.